तो क्या 11 बरस के भीतर भारत की पूरी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का चेहरा बदल गया है? युद्ध की परिस्थितियों के बीच में जो भारत का महत्व था वो इस दौर में बिल्कुल नहीं है। यानी ध्यान दीजिए, तो अमेरिका ना रूस, और इस दौर में तमाम मिडिल ईस्ट देशों के साथ अमेरिका ने जो संबंध बनाए हैं वो संबंध के बीच में भारत कहीं नहीं है जो इससे पहले रहता था। हमें लगता है आज जिन पन्नों को खोलें उससे पहले यह भी महत्वपूर्ण है, भारत की ताकत का एहसास 2019 में दुनिया को तभी हो गया था जब पहली बार फ्रांस के राष्ट्रपति जॉन मैक्रोन ने G7 की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया था। पिछले साल G20 का सम्मेलन भारत ने कराया, लेकिन G7 तो दुनिया के टॉप 7 देश, विकसित देशों की कतार है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया। लेकिन इस बार G7 की बैठक में भी भारत को अभी तक आमंत्रित नहीं किया गया है। यह अलग मसला है कि ये G7 की बैठक कनाडा में होनी है। फिर भी यह परिस्थिति भारत की अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर कहां पर खड़ा कर रही है। शायद नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह या कहीं इंदिरा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक की परिस्थितियों के बीच भी आप खड़े होइएगा तो यह स्थिति पहले कभी नहीं थी। लेकिन आज इस युद्धरत की परिस्थितियों में भी ना तो पश्चिमी देश भारत की तरफ देख रहे हैं और ना ही यूक्रेन को लेकर कोई सवाल जवाब भारत को लेकर उठ रहा है। यानी युद्ध की परिस्थितियों के बीच में जो भारत का महत्व था वो इस दौर में बिल्कुल नहीं है। इस दौर में इजराइल और फिलिस्तीन, इजराइल और गाजा पट्टी और इन सब के बीच ईरान, पारंपरिक तौर पर जो संबंध ईरान के साथ, मिडिल ईस्ट के देशों के साथ, फिलिस्तीनियों के साथ रही, ये कोई आज की बात नहीं है। लेकिन इस दौर में इजराइल और इजराइल के साथ खड़े होने की चाहत, क्योंकि पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इजराइल गए, इससे पहले कोई प्रधानमंत्री गए नहीं थे। लेकिन इस दौर में बिल्कुल अलग परिस्थितियां हैं और इन परिस्थिति में भारत कहां पर खड़ा है यह सवाल अपने आप बहुत बड़ा हो चला है। यानी ध्यान दीजिए, तो अमेरिका ना रूस, और इस दौर में तमाम मिडिल ईस्ट देशों के साथ अमेरिका ने जो संबंध बनाए हैं वो संबंध के बीच में भारत कहीं नहीं है जो इससे पहले रहता था। तमाम चीजें धराशायी होती चली गई और इन परिस्थितियों के बीच अगर आज आप खड़े होंगे तो आपके जहन में यह सवाल जरूर होना चाहिए कि आखिर G7, जिसमें दुनिया के 7 ताकतवर देशों की मौजूदगी होती है, अमेरिका की, ब्रिटेन की, जापान की, इटली की, जर्मनी की, फ्रांस की और कनाडा की। पिछले साल इटली में यह हुआ था, 2019 में फ्रांस में हुआ था। हर देश में इस तरीके से होता है और कुछ को यह निमंत्रण भी देते हैं कि आप आइए। इस बार निमंत्रण ऑस्ट्रेलिया को दिया गया, यूक्रेन को दिया गया, साउथ अफ्रीका को दिया गया, ब्राजील को दिया गया। अभी तक भारत को निमंत्रण नहीं दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के बीच G7 की मौजूदगी, उसके बाद G20 की मौजूदगी, उसके बाद नाटो कंट्रीज की मौजूदगी और इन सब के ठीक समानांतर बनता हुआ ब्रिक्स देशों का समूह, जो आर्थिक ताकत के तौर पर डॉलर ही नहीं बल्कि अमेरिका की इकोनॉमी को भी चुनौती देने के लिए तैयार हो रहा था। सब कुछ ढह कैसे गया। भारत इस दौर में अमेरिका के इतने नजदीक आ गया कि तमाम संबंधों को लेकर हर बड़ी बैठक में भारत की मौजूदगी थी और इस बार G7 में नहीं है। हालांकि कनाडा के साथ जो जस्टिन ट्रूडो इससे पहले थे, उस दौर में खालिस्तानी आतंकवादियों को लेकर जो सवाल उठे थे, उसमें हरदीप सिंह निज्जर को हत्याकांड को लेकर जो सवाल उठे और डिप्लोमेटिक रिश्ते डामाडोल होते चले गए, वो तमाम चीजें इस दौर में डगमगाई हुई है कि भारत ने भी कहा कि सुरक्षा और इस डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट में संबंधों के आश्रय G7 बैठक में अगर निमंत्रण मिलता भी है तो भी आना मुश्किल होगा। लेकिन सवाल है, जो चीज एक सामान्य प्रक्रिया के साथ 2019 से चली आ रही थी वो 2025 में थम कैसे गई। और आज ही दिल्ली में पैराग्वे के राष्ट्रपति पहुंचे और स्थिति इस रूप में आकर निपट गई कि अब जुलाई के महीने में प्रधानमंत्री मोदी मालदीव जाएंगे। लैटिन अमेरिकी देश है पैराग्वे। यानी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अगर ध्यान दीजिए तो पिछले बरस तक, यानी ट्रंप के आने से पहले तक, जो ब्रिक्स की स्थिति थी, जो अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर ताकतों को लेकर भारत की स्थिति थी, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की कूटनीति, भारत की विदेश नीति और खुद प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि थी, वो इस रूप में जरूर मौजूद थी कि दुनिया के तमाम ताकतवर देश और ताकतवर नेताओं की फहरिस्त में मौजूद थे। लेकिन एक झटके में ये चीजें ऐसी क्यों ढलती चली गई। चीन और रूस के बीच के रिश्ते भारत को किस दिशा में ले जाएंगे कोई नहीं जानता है। अमेरिका की पूरी कूटनीति भारत के खिलाफ इस दौर में क्यों नजर आ रही है। और यह सवाल
नाटो कंट्रीज के बीच से भी है। टर्की के साथ जो संबंध इस दौर में पनपे हैं, उसने भी कई सवालों को जन्म दिया और शायद इसीलिए भारत के तमाम डेलीगेशन अगर दुनिया के छोटे बड़े देशों में जा रहे हैं, तो आज जब पैराग्वे के राष्ट्रपति सामने बैठे थे, तो उनके सामने भी भारत के प्रधानमंत्री ने टेररिज्म का मुद्दा उठाया और कहा कि आतंकवाद कई तरीके का होता है, हमें मिलकर साथ लड़ना चलना, और उसके बाद दोनों देशों के अपने मैकेनिज्म को लेकर, ज्वाइंट कमीशन मैकेनिज्म को लेकर भारत के विदेश मंत्री और उनके विदेश मंत्री ने हस्ताक्षर भी किए। यहां यह जान लेना जरूरी है, 1961 में मान्यता दी गई थी पैराग्वे के साथ डिप्लोमेटिक संबंधों को लेकर। उसके बाद से दूसरी बार कोई राष्ट्राध्यक्ष पैराग्वे का भारत आया है, और उसमें पहली बार कोई अपने मंत्रियों के साथ, अपने नौकरशाहों के साथ आया है और मुंबई भी जाएंगे। राष्ट्रपति से मुलाकात होगी, उपराष्ट्रपति से मुलाकात हो गई, मुंबई में तमाम बड़े इन्वेस्टर से मुलाकात करेंगे। तो उस पूरी फहरिस्त में एक पैराग्वे देश इस दौर में आकर अगर खड़ा है, तो हमें लगता है यह बात प्रधानमंत्री मोदी जो कह रहे हैं आज, और जो जयशंकर ने समझौता किया, इन दृश्यों को देखिए जरूर। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और पैराग्वे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। साइबर क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग जैसी साझा चुनौतियों से लड़ने के लिए सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। क्या जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी 2014 से 2019 तक, दुनिया के सबसे ज्यादा देशों में खुद प्रधानमंत्री गए थे। इससे पहले अक्सर विदेश मंत्री जाया करते थे, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी गए। 70 से ज्यादा देशों को उन्होंने 2014 से 2019 के बीच ही नाप लिया था, और यह कहा जा रहा था कि भारत के संबंध दुनिया के तमाम बड़े देशों से लेकर हर छोटे देश के साथ बड़ी ताकत के साथ और मजबूती के साथ प्रगाढ़ हो चले हैं। लेकिन इस दौर में ऐसा क्या हुआ जो खास तौर से ट्रंप के आने के बाद और ऑपरेशन सिंदूर की परिस्थितियों के बाद भारत और पाकिस्तान के संबंधों को बीच अमेरिका का कूदना, ब्रिक्स का डेवलप होना, और एक झटके में ब्रिक्स की बैठक में भी भारत के विदेश मंत्री या फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं गए, जो पिछले दिनों ब्राजील जाना था। ये सारे सवाल इसलिए बड़े हैं, क्या दोबारा से एक नई परिस्थिति भारत के सामने अपनी कूटनीति और विदेश नीति को लेकर खड़ी हो गई है? परिस्थितियां बदली, या फिर इस पूरे कालखंड में जो भारत की विदेश नीति सिर्फ और सिर्फ उन जगहों पर मौजूद रहने की रही जिसे लाभ अमेरिका को हो, या अमेरिका की नीतियों को हो, या भारत अपनी आर्थिक नीतियों को मजबूत कर सके, इसके अलावे कुछ भी नहीं। यानी सामरिक नीति, अर्थनीति और देश के भीतर की राजनीति में सेकुलरिज्म का सवाल, यह सारी परिस्थिति अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चर्चा का हिस्सा है, बहस का हिस्सा है। और भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति आज से नहीं, 1947 के बाद से कहें या 1950 के बाद से, संविधान लागू होने के बाद से, तब से लेकर अब तक की परिस्थिति क्या वाकई आज की तारीख में जो है ऐसी कभी नहीं थी? या बीते 10 वर्षों में जिस ताकत के साथ भारत उभर रहा था, एक झटके में उसके धराशायी होने की परिस्थिति भी शायद इस तरीके से पहली बार आई है? ये तमाम सवाल तो हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।